तो यहाँ 10वीं विज्ञान अध्याय 3 धातु और धातु है और ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो इसके पाठ के अंत में अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों को हम समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो देखिए यदि यहाँ पर हम NaCl विलयन का कॉपर धातु के साथ हम करेंगे तो विस्थापन नहीं होता है। यदि मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का एल्युमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विस्थापन नहीं होता है, क्योंकि कॉपर ना सोडियम से कम सक्रिय है और यहाँ पर एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम सक्रिय है। अब यहाँ पर फेरस सल्फेट विलयन है और सिल्वर धातु है, तो आपको पता लगाना है कि इसमें कौन जो है कम सक्रिय है। तो सिल्वर कम सक्रिय है, माने विस्थापन नहीं होगा। अब ये सिल्वर नाइट्रेट है और साथ में कॉपर है, तो जो सिल्वर है उससे ज़्यादा सक्रिय क्या होता है, कॉपर। तो इसको ये कॉपर हटा करके खुद जुड़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। इस तरह से ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबका अंदाज करना है। दोनों धातुओं में पता लगाना है कौन ज़्यादा सक्रिय है कौन कम सक्रिय है। विस्थापन क्रिया तभी होती है कि जब ज़्यादा सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से अलग करके स्वयं जुड़ जाती है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। अब फ्राइंग पैन तो जानते हो, जब हम कुछ तला वाला सामान बनाते हैं तो उसको फ्राइंग पैन कहते हैं। तो यदि आप ग्रीस लगा देंगे तो आपके खाने में चला जाएगा और कैसे तलता बनेगा, तो ये विधि सही नहीं। पेंट लगाओगे गरम करोगे तो पेंट भी कुछ निकल जाएगा। और जिंक की परत चढ़ाएंगे तो जिंक एक धातु होती है, जल्दी नहीं पिघलेगी, तो उस पर जंग से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर सही तरीका क्या है, फ्राइंग पैन में क्या करोगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे। ठीक, अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तो इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है। तो धातु किससे क्रिया करती है, ऑक्सीजन से, और क्रिया करने के बाद एक उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और जल में ये घुल भी जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे देखो कैल्शियम है, तो ऑक्सीजन से ये क्या करता है, क्रिया करता है, तो ये कैसे बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। यदि इसको जल में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, माने जल में ये क्या होता है, विलेय हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ये तो जल में विलेय ही नहीं होते हैं, कैल्शियम जल में घुल सकता है इसका ऑक्साइड। तो इससे खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या कंडीशन है इसकी। ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब चलिए चौथे प्रश्न को हम समझते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक की बजाय टिन लेप होता है, क्योंकि। अब देखो जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनके डिब्बों में अंदर की ओर टिन लगाया जाता है, जिंक नहीं लगाया जाता है, जबकि जिंक भी लगा सकते हैं। वजह क्या होता है, यहाँ पर टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी ऑप्शन नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, वो क्रिया कर लेगा तो वो बदल जाएगा, जबकि टिन जल्दी क्रिया नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, टिन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसलिए हम कम क्रियाशील धातु का प्रयोग करेंगे, वो क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। अब इसका पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं और इसको समझते हैं। प्रश्न देखिए, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। अब ए नंबर है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप कैसे विभेद कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमको धातु का पता लगाना है, अधातु का पता लगाना है।
सबसे पहले हम हथौड़ा से लगाएंगे। यदि हम धातु को हथौड़े से कूटेंगे, मारेंगे, तो वो क्या बन जाएगी? पतली चादर, तो धातु है। और यदि उस हथौड़े से वो पदार्थ टूट गया, है ना, बिखर गया, तो क्या कहलाएगा? अधातु। तो यही चीज़ लिखना है। हम दिए गए हथौड़े से यदि दिए हुए नमूने पर प्रहार करेंगे, यदि मारेंगे, अगर वे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए तो क्या कहलाएगा? वो अधातु। और यदि चादर की तरह फैल गए तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। यहाँ हथौड़े से पता लगा सकते हो। अब दूसरा बोलता है कि आपको बैटरी दिया गया है, बल्ब दिया गया है, तार दिया गया है, स्विच दिया गया है, इससे आप कैसे पता लगाएंगे, है ना? तो हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैं? बैटरी। फिर क्या जोड़ दिया? स्विच। फिर क्या जोड़ दिया? यहाँ पर बल्ब जोड़ दिया। और ये तार से यहाँ पर हम इस तरह से इतना चीज़ हमको दिया है। ठीक है। अब यदि हमको कोई पदार्थ दिया है तो उस पदार्थ को यहाँ जोड़ेंगे और स्विच को चालू कर देंगे। यदि ये बल्ब जल गया, है ना, तो ये धारा का प्रवाह करता है, माने विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, तो ये क्या कहलाया? धातु। और यदि हम कोई चीज़ यहाँ जोड़े और जोड़ने के बाद ये नहीं चला, है ना, प्रकाशित नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? अधातु। क्योंकि आप जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, तार के माध्यम से किस क्रम में जोड़ दिए हैं? श्रेणी क्रम में। अब दोनों नमूनों से होकर विद्युत धारा क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा जिस नमूने से होकर प्रवाहित हो जाती है, अर्थात बल्ब जल जाता है तो वह धातु है, और नहीं जलेगा तो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। इस तरह से हम धातु और अधातु को पता लगा सकते हैं इन चीज़ों की सहायता से। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है उसको भी देख लीजिए। धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। इससे क्या पता चल गया? उपर्युक्त परीक्षण एकदम विश्वस्त नहीं होते। पक्का नहीं है कि यही कि फूट गया तो अधातुएं होगी, क्योंकि कुछ धातुएं भी क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। तो कैसे जानेंगे भाई कि वो धातु है कि अधातु है? पर मैक्सिमम, अधिकतम धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। फिर जैसे ग्रेफाइट है, इसमें विद्युत धारा बह जाती है, जबकि ग्रेफाइट कार्बन होता है। ग्रेफाइट माने क्या होता है? कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। अब इसमें धारा बह जाएगी तो मान लेंगे कि ये धातु कहला गई, है ना? तो बस अधातु होती है भी विद्युत धारा का ये क्या होता है? सुचालक होता है। तो इन दो चीज़ों से पूरा का पूरा परीक्षण नहीं किया जा सकता कि ये धातु है कि अधातु है। ठीक है, इसके लिए हम रासायनिक गुणों को भी देखते हैं, अन्य गुणों को भी देखते हैं।